जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के शिक्षा में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, जीवन सार्थक होता नहीं, करना पड़ता है। दोनों ही तरह के लोग हैं, गृहस्थ और सन्यासी। केवल जीवन का मार्ग चुन लेने से जीवन सार्थक नहीं बनता, जबकि इसे सार्थक बनाने के लिए हमें कुछ कर्तव्य करने होते हैं और केवल कर्तव्य करने से भी जीवन की जिम्मेदारी खास नहीं हो जाती, फिर जीवन हमारा सार्थक नहीं बनता। तो जीवन सार्थक कैसे बनेगा? तो संगत जी, सभी दायित्व को निभाते हुए, सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए यदि हमने प्रभु सिमरन नहीं किया तो ये जीवन सार्थक नहीं होगा। ये जीवन की हलचल तो ऐसे ही चलती रहेगी, ये जीवन तो ऐसे ही नदी की तरह बहता रहेगा। लेकिन समय रहते अगर हमने उस ईश्वर का शुक्राना नहीं किया और गुरु का शुक्राना नहीं किया जिसने यह जीवन दिया है, तो इस जीवन का सार्थक होना बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। इस बात को हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से सुनेंगे। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आज का सत्संग भी पूरा सुने और अंत तक सुने। निश्चित ही गुरु जी ने हमारे लिए इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें दी हुई हैं। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और यदि आप चाहे तो ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग बहुत ही खास है, गुरु जी की ही संगत है, पुरानी संगत है। आज का जो हम सत्संग सुनने जा रहे हैं वो वर्मा आंटी जी का सत्संग है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, प्यारे संगत को नमस्ते। बोला करते थे संगत जी, गुरु जी के पास हम जब भी जाते थे ज़्यादातर तभी आते हैं जब हम कुछ परेशानियों से घिरे होते हैं, दुखों में होते हैं, तभी हम गुरु के दर पर आते हैं। तो जब मेरा बुलावा भी गुरु जी के पास आया तब मेरा भी यानी हमारे परिवार का भी बहुत बुरा समय चल रहा था, बहुत परेशानियों में समय चल रहा था। आप मेरी इन परेशानियों को कुछ इस प्रकार से समझो, एक धागे से अगर हम कि जब गांठ बांधते हैं तो गांठ बांधते बांधते कैसा समय आता है जब धागे में और गांठ नहीं बन सकती। बस कुछ इसी तरह मेरा जीवन हो गया था कि परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बढ़ती ही चली जा रही थी। हम बहुत बुरे तरीके से सभी तरह से परेशानियों से घिर चुके थे। तो ऐसे मेरी एक फ्रेंड है अमृतसर में, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, उनके गुरुजी हैं, आप उनके पास जाओ तो आपके कष्टों का सारा निवारण हो सकेगा। संगत जी, उस टाइम मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब थी। उस टाइम वो बेड पर ही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। तो संगत जी, मेरी मदर इन लॉ की वजह से मेरा निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता था। गुरु जी का बुलावा आना था और गुरु जी ने मुझे बुलाया। तो सुल्तान आंटी की बेटी की शादी थी। गुरु जी शोभा होटल में आए हुए थे, वो अपनी फर्स्ट फ्रेंड है हमारी, तो शादी में जाना ही था, हमने उनका फंक्शन अटेंड करना ही था। तो हम गए, तो हम लोग भी अशोका होटल में गए। जैसे ही होटल में एंटर हुए, सामने गुरु जी का दरबार लगा हुआ था। गुरु जी बैठे हुए थे, बहुत ही सुंदर काले चोले में बैठे हुए थे गुरु जी। और आज भी उनका चेहरा, आज भी उनका वो सीन सभी की नज़रों के सामने वही से रो पाता है और साथ में पूरी संगत बैठी हुई है। मैंने दूर से गुरु जी के दर्शन किए और इतनी पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिव हो रहा, इतनी कशिश, इतनी खींच के मैं आज तक उस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देखो यही हैं गुरुजी जिनके बारे में आंटी बता रही थी। तो मैंने कहा चलिए अपना माथा टेकते हैं। तो हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है, आए हैं तो अपना माथा भी टेक लेते हैं। और हस्बैंड ने ऐसा बोला कि हाँ चलो माथा टेक आते हैं। फिर वापस शादी में एंजॉय करने लगी। फिर आंटी आई मुझे बोलने कि तुम लोग आए हो तो माथा टेक जाओ, गुरुजी से मिलाओ। अब मैंने फिर से 2 बार अपने अंकल को बोला तो वो चले गए कि भाई मुझे एंजॉय करने दो, लेट मी एंजॉय द मैरिज, और अगर तुम्हें मिलने आना है, तुम्हें माथा टेकना है तो तुम जाओ और मुझे जब जाना होगा मैं खुद चला जाऊँगा। तो फिर मैंने रश्मि आंटी को बोला, अब मैं इनको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, मैं 2 बार बोल चुकी हूँ और इन्होंने सबके सामने मुझे ऐसा बोला है, तो अब मैं इनको कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं खुद ही चली जाऊँगी। और नहीं तो मैं गुरु जी को अभी दूर से ही दर्शन कर लेती हूँ, हम फिर कभी माथा टेक लेंगे गुरु जी के। और मैं वहीं दूर से गुरु जी के दर्शन करते हुए बोल रही थी, गुरु जी को कि गुरु जी माफ़ करना, मैं आपको यहीं से माथा टेक रही हूँ, आप इतने पास में हैं लेकिन फिर भी मैं आपके पास नहीं आ सकी, क्या करूँ, इसके बिना मैं कैसे जाऊँ। संगत जी, हम लोग बिना माथा टेके ही गुरु जी से बिना मिले ही घर चले। और रात के 3 या 3:30 बजे इनकी नींद खुलती है
बिल्कुल पसीने में तर मुझे उठकर बोलते हैं कि मुझे अभी गुरु जी के पास जाना है। तो मुझे कहते हैं कि तू अभी चल मेरे साथ गुरु जी के यहाँ। तो मैंने बोला कि आपका तो दिमाग ठीक है, आप जब थे गुरु जी के पास तब मैंने बोला कि गुरु जी से मिल लेते हैं, माथा टेक लेते हैं, तब तो आपने बात मानी नहीं। अब तो हम जानते भी नहीं कि गुरु जी कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं, और अभी तो होटल में होंगे भी नहीं गुरु जी, तो चले गए होंगे। अब उन्हें ढूंढे के कहा तो मुझे कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ, तुझे चलना है तो चलो। इन्होंने आधी रात को सुधा आंटी को फ़ोन किया और बोले कि मुझे गुरु जी के पास जाना है, मुझे बताओ गुरु जी कहाँ रहते हैं। तो सुधा आंटी ने कहा कि इस टाइम तो गुरु जी नहीं मिलेंगे, हमने भी डोली विदा कर दी है, हम भी चंडीगढ़ जा रहे थे। आप एक काम करो, आप एम्पायर स्टेट आ जाना शाम को, वहाँ पर आपको गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने हमें एड्रेस दे दिया और बताया कि 5:30 से 6 बजे तक दरबार खुलता है, आप वहाँ दर्शन कर लो गुरु जी के, और वहाँ दर्शन हो जाएंगे। अगले दिन हम लोग 4 बजे एम्पायर स्टेट में जाकर बैठ गए, 5 बजे द्वार खुला और हम अंदर गए। बिल्कुल जैसे ही सीढ़ियों के बगल में पिंजरा, वहीं जा कर के बैठ गए। गुरु जी आए, उस टाइम हम अपनी परेशानियाँ सारी भूल गए। तो जब हम लोग आ रहे थे गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट पे, तो रास्ते में मैंने इनको बोला कि गुरु जी के पास इतनी दूर आने से 500 का पेट्रोल तो रोज़ ही लग जाएगा, तो हम रोज़ तो नहीं आ सकते, कभी 15 दिन में 2 महीने में एक बार आ जाएंगे। आज आपकी इच्छा है, आज तो अपन तो आते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ तो नहीं आ पाएंगे। ऐसे में मेरे शब्द थे रास्ते में, जो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने इनको ऐसे बोला। हम वहाँ बैठे हुए थे, गुरु जी वहाँ आए और हम वेट कर रहे थे कि हम गुरु जी से बात करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही सब चल रहा था कि हम जाएंगे, गुरु जी से मिलेंगे, जन्मपत्री गुरु जी देखेंगे, जो भी तक हम करते आ रहे हैं वही दिमाग में था। लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो हम वहाँ बैठे हुए थे और जैसे चुपचाप वहाँ ऐसा होता गया, वैसे चल करते गए। और पहली बार गए तो किसी ने कुछ पूछने में भी बहुत हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन जब हम पहली बार ये गए तो बहुत आनंद का पल था। हम इतने आनंद में थे कि बता ही नहीं सकते। इस आनंद में हम भूल ही चुके थे कि हम की परेशानियाँ लेके आए थे। गुरु जी के पास हम लोगों ने नंगा प्रसाद भी किया, और जब उसके बाद गुरु जी से आगे नहीं थे, गुरु जी ने पूछा कि कैसे आए हो। मैं कहा गुरु जी सूद आंटी के थ्रू आए हैं। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा चल आया कर। तो इन्होंने कहा कि गुरु जी मैं कब आऊँ। तो गुरु जी बोले तेनू कहते देता अंदर आया कर। और हम लोग जय गुरु जी बोल के वापस आए थे। और गुरु जी की क्या कोशिश थी, हम डेली गुरु जी के पास जाते थे, हम रोज़ गुरु जी के पास कैसे जाते थे हमें नहीं पता। तो हम बस गुरु जी से बुलाते रहते थे, हम चले जाया करते थे। जय कैसे जाते कैसे कब होता हमें नहीं पता। और मैं इनसे बोला भी करती है ऐसे आप भी बात करो, आप भी तो अपनी परेशानियाँ बताओ, हम तो बस जाते हैं और वापस अभी आ जाते हैं। बस हम लोग अपने सत्संग का आनंद लेते थे, लंगर प्रसाद करते और बस गुरु जी आज्ञा देते तो हम घर आ जाते। संगत जी धीरे धीरे हमने यह रियलाइज़ किया कि गुरु जी को कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन संगत जी हम गुरु जी को क्या बोलें, जो परेशानियों की जो गांठें जीवन में पड़ी हुई थी वह तो अपने आप ही सॉल्व होती जा रही थी। और ये परेशानियों की जो गांठें हैं जब खुद ब खुद खुल रही हैं तो गुरु जी से बोले भी क्या, वो गुरु जी वो जानी जान है। तो संगत जी 6 महीने पुरानी एक संगत मुझे कहती है कि गुरु जी ने कहा है उनके तो मैं बोरिया बिस्तर खुलवा दूंगा। तो मैंने बोला कि बोरिया बिस्तर खुलवा देना मतलब क्या होता है। तो संगत जी वो बोरिया बिस्तर खुलवाने का यह मतलब है कि जब हम लोग परेशान हो गए, हम लोग देहरादून से दिल्ली में आ गए और एक बड़े शहर में आए हुए थे और यहाँ होटल और सेटल भी नहीं हो पा रहे थे, बहुत ही परेशानी हो रही थी। हमें लग रहा था कि अब हम दिल्ली छोड़कर खर्चे बहुत ज़्यादा चल करने लगे हैं यहाँ से। और जो हमारा सामान था वो भी पूरा पैक था, उसको हमने अभी तक अनपैक नहीं किया था। और हमने इसलिए भी उसको अनपैक नहीं की क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेटल ही नहीं हो पा रहे थे। बड़ा शहर है, बड़े खर्चे हैं, काम की भी प्रॉब्लम थी, फैमिली की भी प्रॉब्लम थी। तो बस हमने डिसाइड कर लिया था कि अब हम दिल्ली छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे और सोचा कि यहाँ से लखनऊ चले जाएंगे। तो इसी वजह से हमने सामान नहीं खोला, सामान सब बैग में रखे हुए थे, जो सारे डिब्बे बंद थे। और बस 6 महीने के अंदर अंदर धीरे धीरे करके सारा सामान पैक होता चला गया, सारा सामान खुलता चला गया। हम वहाँ सेटल होते चले गए और धीरे धीरे हम दिल्ली में जहाँ से जाने का सोच रहे थे हम वहाँ सेट हो गए। और जब हम सेट हो गए तो हमें गुरु जी को कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। अब तो सब जैसे गुरु जी ने किया, क्या चीज़ ब्लेस की, क्या पहले ब्लेस किया, क्या बाद में ब्लेस किया, ये हमें कुछ भी नहीं पता। तो जब भी हम गुरु जी के पास आ जाते थे तब मेरे बच्चे बहुत छोटे हुआ करते थे, थोड़ी बच्चों की परेशानी होती थी। तो मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी, उस टाइम पर फादर इन लॉ होते थे घर पे,
तो बस यही टेंशन होता था, यही चिंता में रहते कि बच्चों को उनके पास कैसे छोड़ के जाए। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, जब हम गुरुजी के पास जा रहे थे, हमने रास्ते में एक कार देखी। हमने कार में क्या देखा कि गुरुजी बीच में बैठे हुए हैं और बीच में बैठ करके गुरुजी के आसपास हमारे दोनों बच्चे बैठे हुए थे। हम ये देख के बहुत शॉक्ड हो गए। हमने उस कार का पीछा करना शुरू किया, परंतु वो कार कहाँ उजल हो गई पता ही नहीं चला। तब हमें समझ में आ गया कि गुरुजी हमेशा क्यों कहते थे कि तुम लोग जब मेरे पास आते हो तो तुम पीछे की सारी परेशानियाँ छोड़ के आया करो, तुम्हारा घर परिवार तुम्हारे बच्चे सब मैं देखूंगा, तुम सिर्फ मेरे पास आओ। संगत जी, हम कलयुग के बीच में हैं, हम बहुत नेगेटिविटी में जीते हैं। गुरुजी ने हमें यही उपदेश दिया है अपनी पॉजिटिविटी लेने के लिए कि यहाँ पर आओ, सिर्फ पॉजिटिविटी लो, सारी चिंता छोड़ दो। क्योंकि गुरुजी को तो पता है कि हमारी कौन सी परेशानियाँ पहले ठीक करनी है, कौन सी बाद में ठीक करनी है। क्योंकि संगत जी, पहले तो गुरुजी हमें प्योर करेंगे, उसके बाद ही वह हमारी सारी चिंताओं को, समस्याओं को सॉल्व करेंगे। एक बार ऐसे हुआ कि जब हम लोग एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास गए, तो अब जाने का समय हुआ, हमने गुरुजी से आज्ञा दी, गुरुजी ने आज्ञा दे दी। और जब हम जाने को उस एरिया पर पहुँचे तो गुरुजी ने दोबारा बुला लिया। हम गुरुजी के पास दोबारा लौट गए, वहाँ खड़े हो गए गुरुजी के सामने। वहाँ हम खड़े हुए तो गुरुजी ने हमें कम से कम 5 से 6 मिनट वहाँ खड़ा रखा, और फिर 5 से 6 मिनट बाद हमें इशारा करके बोलते हैं जाओ। तो मैंने इनको बोला कि अब गुरुजी से हम बात भी नहीं करनी थी तो हमें वापस बुलाए क्यों। अब देखिए संगत जी, हम ठहरे इंसान, या फिर मैं कहूँगी कि हम ठहरे पढ़े लिखे बेवकूफ़। देखिए संगत जी, गुरुजी ने हमें क्यों रोका था। संगत जी, जब हम लोग एम्पायर स्टेट से बाहर निकल के मेन रोड पर आए तो 4 मिनट पहले वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अगर गुरुजी हमें वहाँ नहीं रोकते तो वह एक्सीडेंट हमारा हुआ होता। तो गुरुजी को हमारे साथ जो होना था, इस होने को टालने के लिए गुरुजी ने हमें वहाँ रोका हुआ था। पर मैंने तो अपना दिमाग लगाकर अपने हस्बैंड से पूछा कि गुरुजी से बात करनी थी, नहीं थी तो हमें बुलाया क्यों। इसलिए संगत जी, गुरुजी के काम में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। धीरे धीरे समय में अपनी संगत जी धीरे धीरे समय से आएगी। संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि आपको ये श्रद्धा ही है जो विश्वास है लेन देन में आ जाएगा। मुझे खुद को भी ये श्रद्धा, यह विश्वास जो गुरुजी में आज है वो धीरे धीरे आया है, एकदम से नहीं आया। पर आप भी अपना पेशेंस रखिए, गुरुजी में पूरा विश्वास रखें। मैं ऐसे ही श्रद्धा को लेकर के एक सत्संग करती हूँ कि कैसे गुरुजी में श्रद्धा बनती है या बनेगी। जब हम लोग गुरुजी के पास आने लगे तब हमें एक संगत ने कहा, गुरुजी का सिर्फ मंदिर में मत रखा करो, नहीं तो परेशानियाँ बहुत आ जाती हैं। और मुझे जो गुरुजी ने स्वरूप दिया था वह मैंने मंदिर में स्थापित किया हुआ था। और हम तो ठहरे इंसान संगत जी, जब हमारी लाइफ में अच्छा होता था तब तो हमें अच्छा लगता, और जैसे कुछ हमारी लाइफ में नेगेटिव होता तो हम उस आंटी की बात याद आ जाती कि हाँ, यह ज़रूर इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मैंने मंदिर में रखा हुआ था। और जैसे ही कुछ परेशानी है, गुरुजी का स्वरूप उठाना, ताले साफ़ करना, अलमारी में रख देना, और जैसे ही कुछ अच्छा होता लाइफ में फिर से मैं गुरुजी का स्वरूप निकाल लेती और फिर मंदिर में रख देती। और संगत जी, ऐसा 2 बार किया, और तीसरी बार जब ये मैंने किया तो स्वरूप को वहाँ बिठाना चाहिए था, वहाँ बैठा नहीं, शायद गुरुजी ने ही मना कर दिया। तो कहने का मतलब है कि गुरुजी मुझे ये इंडिकेशन दे रहे थे कि तुम इन इफ एंड बट में चली गई हो तो तुम लोगों की बातों में आ जाती है, तो मैंने नहीं बैठना। अब वहाँ पर तुम्हारी इफ एंड बट खत्म नहीं हो रही है। और इसके बाद संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। फिर नवरात्रि में मैंने सारा मंदिर साफ किया पूजा पाठ करने के लिए। मैंने अच्छे से सब बनाया, सजाया, और फिर गुरुजी से माफ़ी मांगते हुए बोला कि गुरुजी अब तो आप बैठ जाओ। एक जैसे बच्चा अपना हक जताता है अपने पिता के ऊपर, वैसे ही मैंने हक जताते हुए कहा बहुत हो गया है, मैंने इतनी माफ़ी भी मांग ली है, अब तो माफ़ी दे दो, अब तो प्लीज़ आप मंदिर में बैठ जाओ। फिर मैंने उस मंदिर में गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया है, और उस दिन के बाद से मैंने गुरुजी का वह स्वरूप वहाँ से मैंने फिर कभी नहीं उठाया। आज भी मेरे घर के मंदिर में स्वरूप रखा हुआ। संगत जी, गुरुजी का टेस्ट हम लोग पल पल में करते हैं। गुरुजी को कट्टे कड़े में खड़ा बार बार हम करते हैं, गुरुजी हमें नहीं कहते, क्योंकि हमारे विश्वास में, हमारी श्रद्धा में कमी होती है। और याद रखिए, विश्वास भी संगत जी सिर्फ हमारे गुरु कल्याण ही करना है। जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं उन सबका कल्याण गुरुजी कर देंगे। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैंने अपने घर पर एक मेड रखी हुई थी जो विडो है, उसने अपने बेटों को कहीं पर नौकरी पर लगाया हुआ था। तो एक बार उसने फ़ोन किया, एक बार उसका फ़ोन आता है उसके ऑनर का, उसके बेटे के ऑनर का, कि तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है, घर से भाग गया है। और बट नेचुरल है संगत जी कि नोएडा और दिल्ली जैसे शहर में किसी का बेटा गुम गया हो या चला गया हो, वह अकेली बेचारी क्या कर लेगी। वह बड़ी टेंशन में आ गई। तो मैंने उससे कहा कि बेटा एक काम करो कि तुम मुझे अपना फ़ोटो दे दो या कोई ऐसा इंडिकेशन उसका
दे दो कि मैं अंकल से बात करती हूँ, अंकल को बोलूँगी तो वो अपने जान पहचान के किसी भी लोगों से बात करके ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उसने कहा नहीं आंटी, मेरे पास तो कोई फ़ोटो ही नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है उसके पास, उसके आइडेंटिफिकेशन का। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम भरोसा रखो गुरुजी पे, वो मिल जाएगा। तो मैंने अंकल से बोला कि अंकल उसका बच्चा गुम गया है, ज़रा कुछ कोशिश करो, उसका बच्चा ढूंढवा दो। उस वक्त अंकल ने मुझे कुछ गलत तो नहीं बोला, लेकिन मैं अभी सुनने के मूड में नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसका बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए। तो अंकल मुझे बोले उसका बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए। अंकल मुझे बोले कि कुछ फ़ोटो वोटो हो तो ढूंढवा भी दो, जब फ़ोटो भी नहीं है, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, तो उसको कैसे ढूंढ के ला के दूंगा। मैंने एकदम से अंकल की बात सुन के छोटे बोला कि आप सब बेकार हैं, एक गरीब की मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर किसी गरीब का बच्चा गुमा होता तो पूरी कायनात इकट्ठी हो जाती, क्योंकि वो गरीब है तो उसके बच्चे को कोई ढूंढ के नहीं ला के देगा, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है। तो बस संगत जी मैं ऐसे बोलते बोलते कमरे में गई, और कमरे में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर गुरुजी से बोला, गुरुजी सब लोग बोलते हैं आप अमीरों के गुरुजी हो, लेकिन आज आपको यह बात गलत प्रूफ करनी होगी। अगर आज आपने बिंदु के बेटे को ढूंढ के नहीं दिया, आज शाम को मैं मंदिर नहीं आऊँगी। इमेजिन कीजिए संगत जी, मैं अपने गुरु को टेस्ट पे रख रही हूँ और उन्होंने चैलेंज कर रही हूँ, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा हक तो संगत जी, अगर हम गुरुजी से जिद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमें देने वाला कौन है, हमारे गुरुजी हैं। तो मैं पूरे परिवार से गुरुजी से बोल रही थी। अब संगत जी धीरे धीरे टाइम निकलता गया, और जनरली हम 4:30 बजे घर छोड़ देते थे गुरुजी के पास जाने के लिए, और मैं वेट करती रहती थी कि अब फ़ोन आएगा, अब फ़ोन आएगा कि बच्चा मिल गया। और संगत जी पूरे 4 से 20 दिन 4:20 का फ़ोन आता है बिंदु का, और मुझे कहती है कि आंटी जी अगर आप गुरुजी के पास जाओ तो इन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना, पता नहीं कौन और कहाँ से मेरा बच्चा मेरे सामने छोड़ के चला गया है, बहुत बहुत धन्यवाद देना। मैं सुबह से पागलों की तरह बच्चे को ढूंढ रही हूँ, वो बच्चा मेरे पास है, उसका बेटा मिल गया संगत जी। मैं बच्चों के मेरे पास उनका बेटा मिल गया संगत जी। मैं बहुत ही खुश हुई। शाम को मैं गुरुजी के पास गई, शाम को जब मैंने गुरुजी को चैलेंज किया कि सब मेरे अंदर गिल्ट भी था, पर मैं गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने उनका बेटा ढूंढ के दे दिया, इसलिए मैं ऐसा करने के लिए आगे आगे जाके बैठ गई। जब मैं आगे बैठी तो गुरुजी मुझे देखते रहे, और फिर जब मैं वहाँ से उठ के गुरुजी के पास जाके बैठी और मैंने कहा कि गुरुजी बिंदु का लड़का ठीक मिल गया और ये आपको बहुत बहुत थैंक यू कर रही है, तो मुझे कहते हैं कि सारा लड़का सब टाइम तुम मुझसे लड़ती रहती हो, मुझे और भी काम रहते हैं, उसका लड़का मैंने ढूंढ लिया है, अब तो तू खुश है। अब आप यह देखिए संगत जी की वो लेडी है हिंदू, वह तो कभी गुरुजी के पास आई ही नहीं, उसको यह मालूम ही नहीं कि गुरुजी के पास जाती हूँ। उसे भी गुरुजी ने ब्लेस किया है ना, उसके बच्चे मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बार आती थी, जहाँ सर फिजिक्स पढ़ाने के लिए आते थे, मैं तो खुद पीड़ित थे। उनका वैसे कोई इशू नहीं था, वह बहुत पूजा पाठ करते थे और बोलते थे कि मैं तो 5-6 सालों से बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मेरा तो कोई इशू नहीं है। तो सर आते थे पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो पूजा पाठ करते थे। उनकी लाइफ में किसी बात को लेकर बहुत इशू था, कोई परेशानी चल रही थी, तो इसके लिए बहुत पूजा पाठ करते थे और बोलते थे मैं 5-6 सालों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं आता पड़ रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी मैंने उन्हें कहा कि हमारे गुरुजी हैं सर, उनके पास चलिए, आपकी परेशानी ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। मुझे कहते नहीं मैं बहुत स्पेशल पूजा कर रहा हूँ, और वह जब ख़त्म होगी तब मैं चलूँगा। जब वह पूजा ख़त्म होगी तो मुझे पूरे यकीन है कि वो रिज़ल्ट आ ही जाएगा। और संगत जी फिर मैंने उसके को फोर्स नहीं किया, वो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने आते थे, तो अगर आप गुरुजी के पास जाके माथा टेको तो उसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मंदिर जा कर के नहीं माथा टेक सकते तो घर पे माथा टेक दो। यहाँ पर भी गुरुजी का स्वरूप है, मान गए तो उन्हें घर पे भी माथा टेकने के लिए बुला सकते हो। पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन वो मेरे छोटे मंदिर गए और छोटे मंदिर में ही गुरुजी के सामने मत्था टेका। गुरुजी ने उन्हें कहा कि बेट लोटा लेके आ जा, बार बार मुझे ही बोला लोटा लेके अपने आने के लिए, आंटी मुझे नहीं पता कैसे कहाँ से लोटा लाना है, तो आप ही ले करके आ जाओ। तो मैंने ही उनके लिए लोटा खरीदा। तो संगत जी मैंने वो लोटा बहुत पूरे तरीके से चेक किया कि भाई किसी के लिए लोटा लेना है तो अच्छा लें, कहीं किसी के लिए लोटा लेना तो अच्छे ले, मैं कहीं से बीच में से कहीं से कुछ भी लीक ना। और गुरुजी के उस लोटे को भी ब्लेस करके उन्हें दिया। तो रात में जहाँ सर ने उस लोटे में पानी भर के रखा, तो अगले दिन सुबह
उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आंटी ने कैसा लोटा लेके आए हो बेटे में, तो बहुत बड़ा छेद हो गया है। जब सर ने मुझे बताया तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं गुरुजी से कुछ बोलूं कि गुरुजी लोटे में तो छेद ही सब सारा पानी निकल गया है। और जब मैं अगले दिन गई गुरुजी के पास, गुरुजी मुझे खुद बोलते हैं कि आंटी की किद्दा है। मास्टर तो मैंने कहा गुरुजी उनके लोटे में छेद हो गया है, तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा उसको बोलना कि तू लोटा लेके आएगा, उस लोटे को जल प्रवाह कर दे। तो ऐसा मैंने जहाँ सर को बोल दिया, जहाँ सर ने उस लोटे को जल प्रवाहित किया और नया लोटा लेकर के मंदिर गए। गुरुजी के नए लोटे को ब्लेस किया और थोड़े समय और उपाय बताए कि वो बच्चे की प्रॉब्लम से परेशान थे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ ही उनकी वाइफ कॉन्सीव कर गई, तो बस 2-3 महीने उनकी वाइफ को थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहे और जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला उन्हें ट्विंस हैं। और बस अपने खुश हुए कि जहाँ एक बच्चा नहीं हो रहा था वहाँ 2-2 हो गए। उसी तरह से रोज़ गुरुजी जहाँ सर का फ़ोन आया, जहाँ सर का हाल पूछते, उनको रोज़ ब्लेसिंग्स देते। एक दिन जहाँ सर का फ़ोन आया कि आंटी मुझे डॉक्टर ने बोला है कि दोनों बच्चों को अबॉर्ट करना पड़ेगा, एक में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ, गुरुजी के पास जाती हूँ, शाम को पूछूंगी मैं। और जब मैं शाम को गुरुजी के पास गई तो गुरुजी कहते हैं कि किद्दा मास्टर। तो मैंने कहा गुरुजी कहते हैं कि किद्दा है मास्टर। तो मैंने कहा गुरुजी उनका फ़ोन आया हुआ परेशानी है, उनको दोनों बच्चों को अबॉर्ट करने का बोल रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा एक काम कर, मूलचंद हॉस्पिटल डॉक्टर शीला मेहरा के पास ले जाओ, मेरा नाम बता दे। तो मैंने कहा ठीक है। गुरुजी तो पहले दिन में उनकी वाइफ को डॉक्टर शीला के पास ले गई। तो मैंने डॉक्टर से कहा दोनों बेबी ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस एक बेबी का हेड फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने एक बात बोली कि जब इनका जन्म होगा तो जिसका हेड फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो रहा है 10-15 घंटे जीवित रहेगी, उसके बाद वह जीवित नहीं रहेगी, लाइफ नहीं रह पाएगी। तो फिर संगत जी ऐसा बस ऐसे ही हुआ। जब टाइम आया डिलीवरी का, एक बेबी बहुत अच्छी थी और एक बेबी बहुत कमज़ोर थी। 8-10 घंटे के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। और वो जो बच्ची थी वो हेल्दी थी, वह आज भी फर्स्ट क्लास है, 12th का एग्ज़ाम दे के आई है। तो ऐसे हैं गुरुजी मास्टर जी की किस्मत में बच्चा नहीं था। अगर गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, ब्लेसिंग से गुरुजी ने बेटा किया था, मगर मिंडी उनको बेटी। अब जो मास्टर है उनकी मन में लालच आया कि मुझे एक बार और चांस लेना है। इस इंसिडेंट के बाद हमारा काफ़ी टच छूट गया। उन्होंने मेरा कहीं से नंबर लिया और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि आंटी एक बात करनी है। तो मैंने उनके मन में लालच आया कि मुझे एक बार और चांस लेना है। इस इंसिडेंट के बाद हमारा काफ़ी टच टूट गया। उन्होंने मेरा नंबर कहीं से लिया, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि आंटी एक बात कहनी है। मैंने बोला कहिए। तो बोलते हैं गुरुजी ने तो मुझे बेटा ब्लेस किया हुआ था, पर अभी तो सिर्फ बेटी है, मैं एक चांस और लेना चाहता हूँ। मैं बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ लेकिन बात नहीं बन रही, तो गुरुजी से बात करनी है। तो मैंने कहा अंकल जी आपकी तो जो गति है वो डॉक्टर शीला मेहरा के पास ही होनी है, आप वहीं जाओगे, वहीं आपकी डिलीवरी होनी है, वहीं जाओ आप, और जो इलाज मिलेगा वहीं से मिलेगा। तो आप वहीं रुको और उन्हें वहीं छोड़ कर आए डॉक्टर शीला मेहरा के पास। और आज उनका 4 साल का बेटा है, दोनों ही बच्चे बहुत फर्स्ट क्लास है। मैंने गुरुजी की लीला है संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि मेरे यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, मैं सबके कर्म के हिसाब से उसको फल देता हूँ, क्योंकि हमें पेशेंस रखना होगा। संगत जी हमारे क्या क्या कर्म कट रहे हैं गुरुजी को सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। कर्म कटने के बाद हमें जब जो मिलना है वह तभी मिलेगा, उससे पहले भी कुछ नहीं मिल सकता, बाद भी कुछ नहीं मिल सकता। हमें जिस समय जो मिलना है वो गुरुजी ही जानते हैं। और इसी तरह संगत जी जब जैसे मैंने बताया कि हम लोग दिल्ली में आए हैं, अपना बोरिया बिस्तरा खुलवा लिया, और मेरे अंकल को काम की ज़रा दिक्कत थी तो ढूंढ रहे थे कि काम क्या करें। जब हम गुरुजी से मिले और गुरुजी ने इन्हें ब्लेस किया तो इतने काम आए, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन सा काम करें कौन सा नहीं करें। संगत जी एक जगह हट के साफ काम करना और कौन सा नहीं करें। संगत जी एक जगह जब अंकल गए अपनी जॉब के लिए बात करने के लिए, तो वहाँ पर गुरुजी की बहुत प्यारी फ्रेगरेंस आती है। तो जैसे ही वहाँ पर गुरुजी की खुशबू आई, वह अंदर मीटिंग में गए ही नहीं और मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरा तो काम हो गया है, जो मैंने बोला कैसे बोल के बस गुरुजी को प्रेस डालना है, बस अब समझ लें अब मेरा काम हो गया, जय गुरुजी। तो हमने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही बताओ कि कौन सा काम करें, इतने सारे काम आ गए हैं। तो गुरुजी कहते हैं पहले तो काम नहीं करता था, अब काम करने के लिए बहुत सारे काम आ गए हैं। तो अब बोल रहा है कि कौन सा काम करूं, तो गुरुजी कहते हैं सारे ही काम कर ले। तो धीरे धीरे गुरुजी कितने सारे काम करवाते निकालते, फाइनली एक दिन मेडिसिन का ध्यान गुरुजी ने करवाया और मोम
मर्सी का काम गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। तो शुरू में हम लोग स्टॉक चेंजिंग एक्सचेंज करते थे, तो काम में जितना है उतना ही प्रोडक्ट आता है, लेकिन गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया कि कभी भी जो स्टॉक में आना होता था वह हमेशा बढ़कर ही हमारे पास आया। तो हमें ब्लेस किया गुरुजी ने मेडिसिन के काम में। तो हमने तो फिर उनको स्टॉक को काउंट करना ही बंद कर दिया। हमने सोच लिया कि गुरुजी का प्रसाद है, इसको काउंट करना ही बेवकूफ़ी। हमने सोचा कि गुरुजी की कंपनी है तो गुरुजी कंपनी में कोई लॉस हो तो सब प्रॉफिट ही नहीं होगा, लॉस भी होगा। और संगत जी, कोई हमारी कंपनी तो हमें नहीं जानता, कोई हमें नहीं जानता, सिर्फ कंपनी को जानते थे। गुरुजी की कंपनी थी दिल्ली में, एनसीआर में। ये कंपनी बहुत चली और इसी कंपनी का आज भी हम खा रहे हैं। संगत जी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी, मेरे ब्रदर को रोटरी के गवर्नरशिप में बहुत इंटरेस्ट था, इतना शौक था कि उसको रोटरी का डू और डाई वाला कि अगर नहीं मिलेगा तो चलेगा नहीं, उसको रह ही नहीं सकता। एक दिन हम गुरुजी के पास बैठे हुए, तो मैंने कहा गुरुजी इसका रोटरी शिप का बूथ उतार दो, अगर नहीं बनना तो ये बहुत बीमार हो जाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी अगर यह हार गया तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो गुरुजी ने जो पोजीशन थी, पार्टी थी, उसको भी हटवा दिया और बिना इलेक्शन के गवर्नरशिप सिलेक्ट हो गया और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी गवर्नरशिप ज्वाइन की। कौन कर सकता है संगत जी ऐसा सिवाय गुरुजी के? ऐसा कोई नहीं कर सकता। हम सोचते हैं संगत जी कि गुरुजी सिर्फ हमारा अच्छा करते हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन संगत जी हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अपने कर्म है, हमारे अपने कष्ट कभी कभी हमें अपने कर्म करने हैं, हमें अपने कष्ट कभी कभी हमें तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती और हमें यह भी सहने की शक्ति होनी चाहिए। मेरे फादर को मेंटल न्यूरॉन डिसीज़ हो गई। उससे क्या होता है कि शरीर धीरे धीरे पूरा ख़राब हो जाता है। तो पूरे तरीके से बेड पे स्ट्रक हो गए थे और उनके गले की आवाज़ जो है पूरी तरीके से चली गई थी। तो एक बार उनकी जो तबीयत पूरे तरीके से, एक बार उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं गुरुजी से तब आज्ञा लेके उन्हें देखने के लिए गई, तो मैं अपने पापा को देख नहीं पाई क्योंकि मैं उनकी तकलीफ़ देख नहीं पा रही थी, क्योंकि वह अंदर से बहुत अच्छी नज़र आ रही थी उन्हें बोलने की, लेकिन उनके अंदर की जो तकलीफ़ थी, वो दर्द था, वो उनके चेहरे पर आ रहा था। मैं अगले दिन जब गुरुजी के पास गई, वहाँ मंदिर में गई, तो मैंने कहा अरदास की कि गुरुजी अगर इनको ठीक रखना है, ठीक होना है, तो अगर आप इन्हें थोड़ी और तकलीफ भी दे दें तो चलेगा। कि गुरुजी अगर इनको ठीक करना है तो अगर आप इन्हें थोड़ी और भी तकलीफ दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर इनको ठीक होना है तो भी बर्दाश्त कर लूँगी। ये मेरे जन्म पिता है, नहीं तो आप इनको मुक्ति कर दो, क्योंकि अगर मुक्ति मिल जाएगी तो कम से कम ये अपने कष्टों से तो दूर हो जाएंगे। और अभी मैं दिल्ली पहुंची भी नहीं थी कि रास्ते में ही इस बीच मेरे पिताजी की डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड बाय एयर की रिटर्न टिकट लेके खड़े हुए थे। जब मैं पहुंची तो मेरे हस्बैंड से ने बोला कि हमें वापस लखनऊ जाना है। तो संगत जी, मेरे गुरुजी से सत्संग हुई, इन्होंने दे दिया। मैंने ही मांगी थी ना मेरे पिताजी के कष्टों की मुक्ति, तो गुरुजी ने मुझे वो दे दी। हालांकि मैं अपने पापा से बहुत अटैच थी, तो मुझे बहुत दुख होता था, बहुत ही अंदर खालीपन लगता था। मैं गुरुजी से भी बोलती थी कि गुरुजी मेरे तो पापा भी नहीं रहे, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। ये नहीं लगता संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने हमें साक्षात दिखाया कि अगर तेरे पिता होते तो उनकी परिस्थिति और दयनीय होती, बहुत कष्ट वाली होती। उनका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था, उनका सिर्फ दिमाग काम कर रहा होता। तो गुरुजी ने मुझे साक्षात दिखाया कि उनका सिर्फ ब्रेन काम करता है, उनके शरीर में कुछ नहीं बदला। सिर्फ किस हाल तक वो परेशानी में रहते, किस हाल तक मैं कष्ट में रहते हुए मुझे गुरुजी ने साक्षात दिखाया। और आज मेरे पापा फर्स्ट क्लास गुरुजी के चरणों में बैठे हुए हैं। गुरुजी मेरी मम्मी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है, वो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल है कि मैं बता ही नहीं सकती। मेरी मम्मी गुरुजी से सिर्फ एक ही चीज़ मांगती थी कि गुरुजी मुझे इतनी सेवा और भक्ति की शक्ति दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा संगत जी, पापा जी बीमार थे और अगर पापा की सेवा करती मम्मी तो बाकी भक्ति नहीं कर पाती थी। अगर गुरुजी ने पापा को कष्टों से मुक्ति दिया तो मम्मी को भी समय दिया है कि वह अपनी गुरुजी के चरणों में ही काटें, भक्ति में ही काटें। और गुरुजी ने भी मेरी मम्मी का इतना ध्यान रखा। मम्मी ने बोला कि मुझे अलग रहना है तो मुझे अलग कर दो। अगर गुरुजी ने पापा को कष्टों से मुक्ति नहीं दी थी तो मम्मी को तो समय दिया है वह अपनी भक्ति कर सके। इसके बाद सारा जीवन मम्मी ने गुरुजी के चरणों में काट दिया, भक्ति में ही काटा। और गुरुजी ने भी मेरी मम्मी का इतना ध्यान रखा। गुरुजी ने बोला मुझे अलग रहना है, मुझे अलग कर दो, तो गुरुजी ने अलग करवा दिया। मम्मी ने जो गुरुजी से ने वो मम्मी की हेल्प करी। और वो मेरे पास जब आई तो एक लॉकेट लेके आई थी और मुझे बोल रही थी कि गुरुजी ने ब्लेस करवा दी। मुझे बहुत तकलीफ़ है, गुरुजी को पता है, तो वो मुझे कहने लगी कि मैं ये
लॉकेट पहन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, अपन चलते हैं गुरुजी के पास। मैं जाऊँगी गुरुजी के पास तो करवा दूँगी। और इसी बीच उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में एडमिट करवाया। तो डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं, अभी सब कुछ कह नहीं सकते, बचे कि नहीं बचे। तो मेरा छोटा भाई भी मेरे पास आ गया, बोला। मैं उन्हें छोड़ के दोपहर का समय था गुरुजी के दर्शन करने के लिए आ गया। जैसे ही मैं वहाँ पर मंदिर में गई, जो छोटू है वहाँ पर, वो मुझे कहने लगा, आंटी कितनी देर कर दी, गुरुजी कब से आपका वेट कर रहे हैं। मैं तुरंत गुरुजी के पास ऊपर गई। उन्होंने मुझे गुरुजी से कुछ कहा ही नहीं था। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि हाल है आंटी का। तो मैं तो गुरुजी की शक्ल देखने लग गई कि मैं तो पल पल मेरी मम्मी के साथ हैं, पागल हम सबके साथ हैं, हमारे साथ हैं। तो मुझे कहते हैं कि ला लॉकेट दे। मैंने तो गुरुजी को नहीं बोला कि मम्मी ने मुझे लॉकेट भी दिया हुआ है। मुझे कहते हैं कि ला लॉकेट दे, तो गुरुजी को नहीं बोला था कि मम्मी ने मुझे लॉकेट भी दिया है। मैंने पर्स से लॉकेट निकाला, गुरुजी को दिया, गुरुजी ने उसे ब्लेस किया। साथ में गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद दिया और बोले लॉकेट पहना दे, लंगर खिला दे। मैंने 8 महीने का बोनस लाइफ उसको दे दिया। मैं हॉस्पिटल गई, मम्मा को खिलाया, लॉकेट पहनाया। शाम तक मम्मी की हालत में बहुत सुधार आ गया और मम्मी रूम में शिफ्ट हो गई। और संगत जी पूरे 8 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई। बहुत पेनफुल डेथ हुई संगत जी। ऐसे ही मेरे फादर इन लॉ कैंसर पेशेंट थे, तो उनकी कीमोथेरेपी हुआ करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी कीमोथेरेपी से पहले हम लोग माथा टिकाते थे गुरुजी के सामने। गुरुजी के बाद माथा टेकने हम पास स्टेट गए। हमने माथा टेका तो गुरुजी ने कहा कि क्या किया, मुट्ठी भर के अपने बहुत सारे स्वरूप दे दिए। कहा कि अपने घर में जितने भी लोग हैं सबको बांट दो। हम कुछ 8-9 लोग थे घर में और एग्जैक्टली 8-9 ही स्वरूप निकले थे। 8-9 में घर में, और एक एक स्वरूप ले लिया हमने। फादर इन लॉ को भी स्वरूप दे दिया। फादर इन लॉ ने स्वरूप अपने शर्ट की ऊपर की पॉकेट में रख लिया। और अगले दिन हमने उन्हें कीमो के लिए एडमिट करवा दिया। जब वो कीमो के लिए गए अंदर, जैसे ही उनका कीमो शुरू हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हमारे पास फ़ोन आता है कि योर फादर इज़ लो इज़ ऑन नो मोर। हम भागे भागे वहाँ हॉस्पिटल गए और हम देखते हैं कि डॉक्टर फादर गुरुजी के साथ लगे हुए हैं। संगत जी, मेरे को हिस्ट्री में पूरे 7 मिनट के लिए मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी। और जो पॉकेट से वहाँ जेब में रखा हुआ था, डॉक्टर ने बार बार पंप कर रहे हैं गुरुजी को, गुरुजी के स्वरूप है। गुरुजी का स्वरूप भी वहीं पॉकेट में ही था। गुरुजी ने उनकी लाइफ को रिवाइव बैक किया। मेरे फादर इन लॉ वापस अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने कीमोथेरेपी कराई। तो बस यही बोलते रहे कि चाहे जब वो मर्जी हो जाए, मेरे गुरु ने मुझे ठीक कर दिया है और मैं आज के बाद कोई कीमो नहीं करूँगा। और सिर्फ संगत जी बिलीव नहीं करेंगे कि वो हर महीने ब्लड टेस्ट करवाते थे। उनका ब्लड टेस्ट जो रिपोर्ट है एक नॉर्मल इंसान के ब्लड टेस्ट है, उनका ब्लड टेस्ट जो एक रिपोर्ट है एक नॉर्मल इंसान की ब्लड टेस्ट से काफ़ी अच्छी आता है। और जब उनकी डेथ हुई तो भी बहुत पीसफुल डेथ हुई थी। वो भी गुरुजी के चरणों में। शायद उनको भी नहीं पता था कि मेरी इस प्रकार से डेथ हो जाएगी हंसते खेलते। ये गुरुजी है संगत जी। कष्टों का निवारण गुरुजी करवाते हैं, हम नहीं कर पाते। इसी तरह मैं आपको बताऊं संगत जी, मेरी जो छोटी बेटी है पढ़ने में थोड़ी सी ठीक ठाक थी, ठीक ठाक है। क्या बोलूँ, अगर मैं यह बोलूँ कि ज़्यादा कमज़ोर थी, बस पास हो जाए, तो हमारे लिए तो वही काम बहुत है। हम लोग उसके सक्सेस की कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं करते थे। एक बार हम गुरुजी के पास बैठे, गुरुजी उसको मुंडा कुड़ी बोलते थे। हमें आज तक नहीं पता कि गुरुजी हमें मुंडा कुड़ी क्यों बोलते हैं। मैं तो गुरुजी से उससे कई बार पूछा कि बनना है, तो वो बोले कि धीरे से बोलती मेरी बेटी की, वो तो बोलते हैं कि धीरे से। एक बार हम गुरुजी के पास बैठे थे, गुरुजी उसको मुंडा कुड़ी बोलते हैं। हमें आज तक नहीं पता गुरुजी से मुंडा कुड़ी क्यों कहते थे। गुरुजी ने उससे कई बार पूछा कि बनना है, तो वो बोलती कि धीरे धीरे बोलती मेरी बेटी की गुरुजी बनना है तो डॉक्टर, पर मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देना। तो गुरुजी हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ी कि बिना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए कैसे डॉक्टर बनेगी। तो घर आके मैंने उससे कहा कि बेटा वह ऐसे कैसे बोला, तुम्हें डॉक्टर के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सिलेक्शन होगा तभी तो तुम डॉक्टर बनेगी। तो कहती है मैं पढ़ने से तो नहीं घबराती, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मेरा दिल घबराता है। बात ख़त्म हो गई, बात आई गई हो गई है। जब हम इस बात को बोल भी गए और पिछले 10 दिन पहले उस लड़की का डॉक्टरेट की डिग्री अवॉर्डेड हुई है और अब उसका नाम डॉक्टर प्रियम वर्मा की तरह लोग जानते हैं। तो गुरुजी ने ब्लेस किया। कब उसने गुरुजी से कहा था जब वह छोटी थी, और कब आकर के उसे ब्लेस किया, और वही उसकी मन की इच्छा पूरी हुई। और बिना किसी
कॉम्पिटिटिव के ही वो उसके आगे उसके नाम के आगे डॉक्टर बन जाए करते। तो गुरु जी भी यही कहते हैं कि कर्म तुम करो, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम हर कदम आगे रखोगे मैं तुम्हें 10 कदम आगे लेके जाऊँगी। तो आप गुरु जी को ब्लेस कर दिया। हम सोचने लगे कि गुरु जी ने तो ब्लेस कर दिया, हम बैठ गए। तो हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स को वेस्ट कर रहे हैं। काम तो हमें करना पड़ेगा, काम तो हमें करना पड़ेगा, और अगर हमने ऐसा किया तो फिर हमारा साथ नहीं देंगे गुरु जी। मेरा बेटा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। एक बार 12th के प्री बोर्ड में उसके मैथ्स में मार्क्स कमी ने बहुत बहुत कम आए, बहुत कम। मतलब गुरु जी की कृपा रही कि वह बस पास हो गया। और स्कूल की सीढ़ियों में उतरते उतरते मैंने उससे पूछा कि बेटा बात बताओ, आपने तैयारी नहीं की थी तो क्या करें, क्या बात आपको समझ में सब्जेक्ट में नहीं आता है। एकदम से जैसे ही मैंने उसे बोला उसने मुझे तुरंत ही बोला, मम्मी गुरुजी ने तो पेन ब्लेस कर दिया है, तो बस पेन ब्लेस कर दिया तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने उसे समझाया बेटा गुरुजी ने पेन ब्लेस किया है, काम करना बंद करने के लिए तो नहीं बोला। काम तो मुझे करना पड़ेगा, मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। तो मैंने उससे कहा कि बेटा अब तुम्हें गुरुजी की हमें गुरुजी की ब्लेसिंग को वेस्ट नहीं किया। जब खुद गुरुजी के पास जाओगे बोलोगे तो तुम्हें मेहनत नहीं की कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स को वेस्ट किया है। शाम को मंदिर गए और बच्चा सबके सामने बोलने से घबरा रहा था। बस उसने जैसे ही गुरुजी, मैंने कहा बेटा गुरुजी से पूछ के अपने कार दे देंगे। तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि क्या कहता है ये। तो मैंने कहा गुरुजी कार मांग रहा है। तो गुरुजी कहते हैं इसको एटलस साइकिल ला के देते। तो गुरुजी कहते हैं शायद भी मिलेगा, फिट भी रहेगा। और इसके बाद 8-9 महीने बाद खुद गुरुजी उसके साथ कार में बैठे, उसको कार में ब्लेस किया। गुरुजी ने खुद बोला अब तू कार चलाया कर। तो मैं गुरुजी के पास कब किस समय क्या ब्लेस करना पड़ा वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। हमारे जीवन के कई इरादे हैं, कई इरादे तो हमें भी नहीं पता है। हमारे जीवन में पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं वो हमें नहीं पता, वो गुरुजी को पता है। तो किस कर्म को कैसे कटवाना है गुरुजी जानते हैं संजय जी। गुरुजी के ने तो मेरे जीवन में बहुत सारे सत्संग हैं, पल पल मेरा तेरा शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना। बस मैं अपना आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करूँगी। आज के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह आज भी हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को दूर की प्यास लगी हुई थी। दूर कुएं पर एक किसान बैलों से रहट चलाकर खेतों में पानी लगा रहा था। मुसाफिर कुएं पर आया और घोड़े को रहट में से पानी निकालने पीने लगा। पर जैसे ही घोड़ा झुककर पानी पीने की कोशिश कर रहा था, ठक ठक की आवाज़ तो डर कर पीछे हट जाता है। फिर आगे बढ़कर पानी पीने की कोशिश करता है, फिर ठक ठक की आवाज़ से डर कर पीछे हो जाता है। मुसाफिर कुछ क्षण तो देखता रहता है। फिर उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए अपने पैरों को रोक लो ताकि ठक ठक की बंद हो जाए और थोड़ा पानी पी सकें। किसान ने कहा कि जैसे ही बैल रुकेंगे कुएं में से पानी आना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी तो ऐसे ठक ठक की आवाज़ के साथ ही पीना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही यदि संगत जी हम सोचे कि जीवन की ठक ठक जीवन की हलचल बंद हो तभी हम भजन संध्या करेंगे, तो वह हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें भी जीवन की ठक ठक में, अपने जीवन की इस आपाधापी में हमें भी जीवन की हलचल में ही समय निकालना होगा, तभी हम अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे। वरना वो घोड़े की तरह हमेशा प्यासे ही रहना होगा। सब काम करते हुए, सब दायित्व निभाते हुए हमें प्रभु सिमरन में ही लगे रहना होगा। ये जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे जीवन में हमें गुरु जी का सानिध्य मिला है, गुरु जी की कृपा मिली है, हम बड़े भाग्यों वाले हैं। तो ये जीवन की इन समस्याओं को हमें नजरअंदाज करना होगा। जीवन की इन समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए हमें गुरु जी ने ध्यान लगाना होगा, गुरु जी का सिमरन करना होगा, गुरु जी का शुक्राना करना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।